नमस्कार एंड आई वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन ग्लोबल लुकआउट। दोस्तों, रिसेंटली यूएई यानी यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिस्टर उमर सुल्तान अली ओलामा ने खूब तारीफ की है हमारे जो मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स हैं एस जयशंकर जी उनकी। इसके अलावा अगर आप लोग को याद हो तो इमरान खान ने भी अपने एक स्पीच में खूब तारीफ की थी एस जयशंकर जी की। इमरान खान ने तो इनकी क्लिप चला के भी दिखाई थी इनके रैली में जो लोग आए हुए थे उनको, और फिर उन्होंने कहा था कि फॉरेन मिनिस्टर ऐसा होना चाहिए और फॉरेन पॉलिसी होनी चाहिए इंडिया की फॉरेन पॉलिसी की तरह। तो दुनिया भर के काफी लीडर एस जयशंकर जी को काफी तारीफ करते हैं और काफी प्रेज करते हैं इनकी, और इंडिया में भी इनकी फैन फॉलोइंग काफी बढ़ गई है। लेकिन जाहिर सी बात है कि वो लोग जिनकी दाल इनकी वजह से नहीं गल पाती वो इनको हेट भी करते होंगे और उतना ही ज्यादा हेट भी करते होंगे। बस एक चीज यहाँ क्लियर है कि एस जयशंकर जी की वजह से इस समय इंडिया और इंडिया की फॉरेन पॉलिसी दोनों को इग्नोर नहीं कर सकते हैं कोई। ऐसे ही हाल में हुआ है। दरअसल ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन एक थिंक टैंक है जिसका कॉन्फ्रेंस चल रहा होता है दिल्ली में। इस कॉन्फ्रेंस में दुनिया भर के देशों से कई लोग आए हुए हैं और इसी कॉन्फ्रेंस को वर्चुअली एड्रेस कर रहे होते हैं यूएई के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिनिस्टर मिस्टर उमर सुल्तान अली ओलामा। तभी इनसे पूछा जाता है कि कैसे वो यानी यूएई डील कर रहा है इस समय जो जियोपॉलिटिकल हेडविंड्स है उनको। इस पे वो रिप्लाई देते हैं कि हिस्टोरिकली वर्ल्ड जो हुआ करता था वो यूनिपोलर, बाइपोलर या फिर ट्राइपोलर वर्ल्ड हुआ करता था, जिसमें आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होता था, आपको किसी एक कंट्री का साइड लेना पड़ता था। लेकिन आज के टाइम में ऐसा नहीं है। फिर ये कहते हैं कि ये जो है वो काफी इम्प्रेस्ड हैं हमारे जो फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर हैं एस जयशंकर जी उनसे। I'm very impressed by your Minister of Foreign Affairs, and I see some of his speeches. One of the things that I think is clear for both the UAE and for India today is we don't need to choose sides. ये कहते हैं ये उनकी स्पीचें देखा करते हैं और उनको काफी एडमायर किया करते हैं, और एक चीज जो है वो बहुत क्लियर है यूएई और इंडिया दोनों के लिए कि इन दोनों को किसी की साइड लेने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा ये कहते हैं कि जो जियो पॉलिटिक्स है वो आज के टाइम में डिसाइड होती है कुछ कंट्री के बेस्ट इंटरेस्ट से, लेकिन अब ये मॉडल एग्जिस्ट नहीं करता। आज कंट्री को अपने इंटरेस्ट के बारे में सोचना पड़ेगा। इसके बाद ये हिंदी सिनेमास की बात करते हैं। ये यूएई में कहते हैं कि बॉलीवुड मूवीज जो है वो काफी पसंद करते हैं यूएई के सिटीजन्स, और वो लोग जो है इंडिया से काफी अफिनिटी यानी लगाव रखते हैं। प्लस ये कहते हैं कि अगर यूएई के इंडिया से अच्छे रिलेशन है, इसका मतलब ये नहीं है कि यूएसए से यूएई अच्छे रिलेशन नहीं रख सकता है। हम तीनों साथ में भी कोऑपरेशन कर सकते हैं। जैसे इंडिया, यूएसए, यूएई और इजराइल ग्रुप है, I2U2 ग्रुप, उसके बारे में ये बताते हैं कैसे उसमें ये साथ में मिलकर चारों कंट्रीज कोऑपरेट कर रही हैं। एक और चीज ये यहाँ ऐड करते हैं, ये कहते हैं इस समय टाइम है डोमिनेट करने का वर्ल्ड को थ्रू कॉमर्स एंड ट्रेड, और कंट्रीज जैसे कि इंडिया और यूएई अगर एक साथ काम करती हैं तो अपने फुटप्रिंट्स को ये वर्ल्ड में और बढ़ा सकती हैं। तो ये सारी बात ये अपने स्पीच में कहते हैं। और एस जयशंकर जी की अगर हम लोग बात करें तो इसमें किसी को कोई डाउट नहीं है कि वाकई इनकी जो हाजिर जवाबी है, जो इनकी स्पीचेस हैं, उसमें हमेशा काफी ज्यादा बोल्ड स्टेटमेंट्स देखने को मिलते हैं। कुछ दिन पहले ही जब ये ऑस्ट्रेलिया में थे तो इनने पूरे वेस्ट को लताड़ते हुए ये कह दिया था कि वेस्टर्न कंट्रीज जो है इनने पास्ट में मिलिट्री डिक्टेटरशिप को ज्यादा प्रेफर किया रेदर देन अ डेमोक्रेसी। दरअसल ये अपने और पाकिस्तान की बात कर रहे होते हैं कि जब पाकिस्तान में मिलिट्री डिक्टेटरशिप थी उस टाइम पे भी यूएसए ने अच्छे रिश्ते निभाए पाकिस्तान के साथ, और इंडिया जो कि एक डेमोक्रेटिक कंट्री थी उसके अगेंस्ट काम किया। और सिर्फ यूएसए नहीं, पूरे वेस्ट को ये ऐसे बताते हैं। और वेस्ट जो कि हम लोग जानते हैं कि दुनिया भर को जो भाषण देता है डेमोक्रेसी पे, उसके लिए ये एक तरीके से मुंह काला करने वाली बात हो गई। इनके एक और इस पर स्टेटमेंट ने काफी ज्यादा बज़ क्रिएट कर दिया था जब अप्रैल के महीने में इनने कहा था और वर्ल्ड को रिमाइंड किया था कि अफगानिस्तान में जो इस समय हुआ है उसको उसके पीछे कौन है। इनका कहना था कि कौन सा रूल बेस्ड ऑर्डर का कॉन्सेप्ट वेस्टर्न कंट्री यूज करेगी अफगानिस्तान की जो आज सिचुएशन है उसको एक्सप्लेन करने के लिए। एस जयशंकर जी अपने स्पीच में बार बार मल्टीपोलर वर्ल्ड या इस टर्म का यूज करते हैं। मल्टीपोलर वर्ल्ड का मतलब है कि किसी एक कंट्री के पास बहुत ज्यादा पावर ना हो, पावर के जो है वो एक के बजाय कई स्रोत हो। जैसे कि कोल्ड वॉर के टाइम पे क्या हम लोग ने देखा कि दो कंट्री यानी कि यूएसए और यूएसएसआर सुपर पावर कंट्री हुआ करती थी, तो पावर के दो स्रोत थे। तो इस टाइम पे जो वर्ल्ड था ये बाइपोलर वर्ल्ड था। उसके बाद जब कोल्ड वॉर खत्म हुआ तो यूएसए अकेला सुपर पावर बना और वर्ल्ड जो है वो यूनिपोलर बन गया, यानी कि सिर्फ एक
सुपर पावर है। तो कोल्ड वॉर के टाइम पे तो हर कंट्री को या तो यूएसए या यूएसएसआर का साइड लेना पड़ता था, और कोल्ड वॉर जब खत्म हुआ तो यूएसए जब अकेला सुपर पावर बचा, तो कोई भी कंट्री यूएसए के खिलाफ कोई बहुत बड़ा स्टेप लेना अफोर्ड नहीं कर सकती है, भले ही वो स्टेप कितना भी उसको फायदा पहुंचाए। आज तक आप लोग देख लीजिए कितना ज्यादा डोमिनेशन है यूएसए का वर्ल्ड पे, ताकि अब तो ये धीरे धीरे कम हो रहा है, लेकिन आज भी यूएसए जिस कंट्री पे सैंक्शन लगा देता है, उस कंट्री से बाकी कंट्री के लिए ट्रेड कर पाना भी काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। इस बार यूएसए और वेस्ट के कहने के अगेंस्ट इंडिया और चाइना जो रशिया को सपोर्ट कर रही हैं, और मिडिल ईस्ट भी अब तो रशिया को जो सपोर्ट करने लगी हैं, इसकी वजह से कितना ज्यादा प्रेशर बनाया जा रहा है इन कंट्रीज पे, और कितना ज्यादा डिस्कशन का इशू बन गया है ये चीज। तो इसी चीज के खिलाफ है बहुत सी कंट्रीज, जिनका कहना है वेस्ट को कि तुम मत सिखाओ हमको क्या करना है, हम वही करेंगे जो हमें मंजूर होगा और हमारे इंटरेस्ट में होगा। नहीं तो आप लोग देखिए कि पहले के कॉलोनियल टाइम में जब यूरोपियन कंट्रीज ने बाकी एशिया और अफ्रीका की कंट्रीज पे राज किया था, उनको अपना गुलाम बना लिया था, उस टाइम में और आज के टाइम पे अंतर ही क्या रह गया। तब तो डायरेक्ट ऑक्यूपेशन था यूरोपियन कंट्री का, तो जाहिर सी बात है कि वो कंट्री जो कि गुलाम है वो अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग डिसीजन ले ही नहीं सकती थी, और आज भी तो ऐसा ही हो रहा है। फिर आज भी इन वेस्टर्न कंट्रीज के पास इतने डिफरेंट डिफरेंट तरीके के वेपन है, चाहे वो सैंक्शन वाला वेपन हो कि हमारे अकॉर्डिंग काम करो नहीं तो हम आप पे सैंक्शन लगा देंगे, या फिर इनका जाइंट मीडिया हाउस हो जो कि इनके अगेंस्ट जाने वाली कंट्री को खूब ज्यादा बदनाम करता है और उनके खिलाफ गलत गलत न्यूज दिखाने लगता है, इसका इस्तेमाल करके हो। आज भी अगर ये कंट्रीज को कहेंगी कि तुम हमारे अकॉर्डिंग ही काम करो, जो हम आपको बताए वही सही है, वही डिसीजन आप लो, तो फिर इन दोनों टाइम में जब ये कंट्रीज गुलाम हुआ करती थी और आज के टाइम में कोई अंतर नहीं रह जाएगा। इसलिए एस जयशंकर जी और बहुत सी कंट्रीज इस मल्टीपोलर वर्ल्ड वाले टर्म को बार बार अपने स्पीच में रिपीट करती हैं, जो कि जाहिर सी बात है वेस्ट को पसंद नहीं आता होगा। भले ही वेस्ट खुल के कुछ कह नहीं पाता है, लेकिन आप लोग खुद ही बताओ ये चीज वेस्ट को क्यों पसंद आएगा? क्यों यूएसए यूरोप जैसी कंट्री चाहेगी कि हम लोग जो इतना बड़ा डोमिनेंस एंजॉय करते हैं वर्ल्ड पे वो खत्म हो, और कोई कंट्रीज इतनी ज्यादा मजबूत हो पाए, इतनी ज्यादा पावरफुल हो जाए कि कल को वो हमें आंख दिखा सके और हमारे अगेंस्ट जा सके। रशिया कितनी बार यूएसए और वेस्ट पे ये इल्जाम लगा चुका है कि वेस्ट जो है वो मल्टीपोलर वर्ल्ड बनने में रुकावट बन रहा है, और वो नहीं चाहता कि एक मल्टीपोलर वर्ल्ड बने, इसलिए वो इसके अगेंस्ट एक्शन ले रहा है। इसके अलावा ये 2 सितंबर का ये आर्टिकल है, स्क्रीन पे आप लोग देख सकते हैं। इसमें एस जयशंकर जी का कहना है कि वर्ल्ड जो होगा वो और मल्टीपोलर वर्ल्ड होगा, जिसमें यूएई जो है वो और की पॉइंट और पावर एंजॉय करेगा। इन्होंने कहा है कि यूएई और बड़ा रोल प्ले करेगा ग्लोबल पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स और डेमोग्राफिक्स में एक मल्टीपोलर वर्ल्ड के अंदर। दरअसल जो इस तरह की कंट्रीज हैं जो आज के टाइम में थोड़ा पावर एंजॉय करती हैं, लेकिन ये जो सबसे ज्यादा पावरफुल कंट्रीज हैं उनसे थोड़ा कम पावर है इनके पास, जैसे कि इंडिया हो गया, यूएई हो गया, सऊदी अरेबिया हो गया, और इस तरह की जो कंट्रीज है जो कि यूएसए, रशिया और यूरोपियन कंट्रीज लाइक यूके और फ्रांस जितनी पावरफुल नहीं है, लेकिन इनसे इनकी पावर बहुत ज्यादा कम भी नहीं है। ये तो चाहेंगी ही, जाहिर सी बात है कि और मल्टीपोलर वर्ल्ड बने ताकि इनको और फ्रीडम मिले और ये और बड़ा रोल प्ले करे वर्ल्ड के अंदर। इनकी जो यूटिलिटीज है, इनके पास जो इनकी खासियत है वो ये ऑफर कर पाएंगे दूसरे कंट्रीज को, और दूसरी कंट्रीज के पास जो यूटिलिटीज है, जो रिसोर्सेज है, उसका फायदा ये उठा पाएंगी बिना किसी रुकावट के। तो कहने का मतलब ये है कि यूएई भी एक मल्टीपोलर वर्ल्ड की इच्छा रखता है। और आप लोग ने देखा होगा कि रशिया यूक्रेन वॉर के चलते वेस्ट ने कितना सबको मना किया कि रशिया के साथ आप भी अपने रिलेशन तोड़ो, इससे किसी भी तरह का कोई भी एंगेजमेंट मत करो, इसको पूरी तरीके से आइसोलेट कर दो। लेकिन उसके बाद भी यूएई प्रेसिडेंट पुतिन से मिलते हैं, इन लोगों में बातें होती है, तो ये एक तरीके से सिग्नल की तरह होता है कि अब जो है हम लोग आपकी डिक्टेटरशिप, आपके ऑर्डर्स नहीं लेंगे, हम वही करेंगे जो हमारे हित में होगा, इसके साथ हमारे इंटरेस्ट कन्वर्ज करेगा, चाहे वो आपका दुश्मनी क्यों ना हो, उसके साथ हम लोग इंगेज करेंगे। और आपका ये जो वेपन है सैंक्शन वाला या फिर बाकी तरीके से जो आप लोग यूज करके हमें डराते हो कि हम आपकी बात नहीं मानेंगे, इस चीज का अब हम पे असर नहीं होगा, क्योंकि अब हम लोग अकेले नहीं है, बहुत सी कंट्रीज ऐसी हैं जो इसके अगेंस्ट में है। बाकी इंडिया की इस समय जो फॉरेन पॉलिसी है इसको बहुत ज्यादा एक्सप्लेन करती है एस जयशंकर की डॉक्ट्रिन। जयशंकर डॉक्ट्रिन जिसको नाम दिया गया, ये दरअसल बेस्ड है 2 डिवीजन पे, एक ईस्ट और वेस्ट डिवीजन और दूसरा पॉलिटिकल वर्सेस नॉन पॉलिटिकल इंटरेस्ट का डिवीजन। यूरोप ने सालों तक, हम लोग को पता है कि एशिया की कंट्रीज पे राज किया, और एशिया की कंट्रीज जैसे कि इंडिया और चाइना, इन दोनों को काफी ज्यादा टाइम तक ह्यूमिलेशन फेस करना पड़ा। इसमें यूएसए ने भी साथ दिया यूरोप का आफ्टर देयर क्रिएशन, लेकिन रशिया एक कंट्री
कंट्री है जिसने यूरोप का इसमें साथ नहीं दिया। तो ये चीज ग्राउंड क्रिएट करता है इंडिया, चाइना और रशिया का साथ में आना और साथ में कोऑपरेट करने के लिए। एंड लेट मी टेल यू, यहाँ जब ये वेस्ट की बात करते हैं तो सिर्फ ये ज्योग्राफी के टर्म की बात नहीं, ये जापान, साउथ कोरिया जैसी कंट्रीज को भी, OECD जैसे ग्रुप को भी वेस्ट में ही इंक्लूड करते हैं। तो वेस्ट का टर्म जो है यहाँ पर ज्योग्राफिकल टर्म नहीं है। इसके अलावा अगर आप लोग देखें तो 1971 इंडिया और पाकिस्तान के वॉर में यूएसए ने पाकिस्तान का साथ दिया था, लेकिन 1962 के वॉर में यूएसए ने इंडिया का साथ दिया था। कहने का मतलब ये है कि ईस्ट और वेस्ट तो ठीक है, लेकिन सिर्फ हम लोग ईस्ट ईस्ट की बात कर ले, जो रशिया और चाइना और इंडिया की हम लोग ने बात की, तो इनमें भी जो आपस में रिलेशन है वो कोई बहुत ज्यादा अच्छे नहीं है। चाइना से हमारा जो इशू है वो हम सबको पता है, तो इसकी वजह से ये जो ईस्ट और वेस्ट का ग्राउंड है कॉपरेशन का, ये आज के टाइम पे उतना ज्यादा से नहीं रखता है इंडिया की फॉरेन पॉलिसी में। इसके बाद दूसरा डिवीजन जो आता है वो पॉलिटिकल और नॉन पॉलिटिकल डिवीजन का। इस डॉक्ट्रिन में इसका मतलब है कि हमारा जो चाइना से इशू है उससे अच्छे से निपटने के लिए इंडिया को चाहिए इकोनॉमिक पावर, और हम लोग को पता है कि इंडिया का मजबूत होना यूएसए और वेस्टर्न कंट्रीज के भी फेवर में है। बहुत हद तक इस चीज पे एग्री करते हैं बहुत से लोग कि यूएसए चाहता है कि इंडिया भी डेवलप करे और इंडिया के हाथ में भी इकोनॉमिक पावर है, इसलिए इंडिया जो है यूएसए से कॉपरेट करना चाहता है नॉन पॉलिटिकल इश्यूज पे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इकोनॉमिक एंगेजमेंट का मतलब ये नहीं है कि पॉलिटिकल इशू पे भी हमारे जो विचार हो वो सेम हो। इंडिया यूएसए आपस में ट्रेड कर रहे हैं, एक दूसरे में इन्वेस्टमेंट हो रहा है, अलग अलग फील्ड में कॉपरेशन हो रहा है, लेकिन इसके बाद भी रशिया के इशू पे दोनों कंट्रीज पॉलिटिकली अलग है। तो जयशंकर जी का जो काम करने का तरीका है वो थोड़ा इस तरीके का है कि पॉलिटिकल जो इशू है उस पे हम लोग अलग तरीके से डील करेंगे और नॉन पॉलिटिकल इश्यूज पे अलग तरीके से। जरूरी नहीं है हम लोग नॉन पॉलिटिकल इश्यूज पे साथ खड़े हैं तो इसका मतलब पॉलिटिकल इश्यूज में भी आपके जो विचार होंगे वो हमारे विचार से मिलेंगे, और ऐसा ये अब तक सक्सेसफुली कर भी पाए। तो बाकी तो मैं आप लोग को बता ही चुका हूँ, इनके जो स्टेटमेंट होते हैं वो वाकई हम लोग को भी काफी पसंद आते हैं। इनकी स्पीचेस मैं पर्सनली फॉलो करता हूँ और इनको बहुत ज्यादा एडमायर करता हूँ। तो इस वीडियो में गाइज इतना ही था। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इसे लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दैट्स ऑल। हैव अ नाइस डे। टेक केयर।